बुंदेलखंड के क्षेत्र से आने वाले सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह जी चंदेल द्वारा दिए गए संकल्प कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की कमी और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र में लोगों को अपनी गायें चराने के लिए खुले में छोड़ना पड़ता है, जिसे अन्ना प्रथा कहते हैं, और उसके कारण से किसानों की खड़ी फसलों को हानि होती है। और इसलिए उन्होंने जो संकल्प कि जल की इस कमी की समस्या और अन्ना प्रथा के से निजात पाने के लिए बांधों और तालाबों को परस्पर जोड़ना और साथ में उनके पुनर्भरण के लिए केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना से नहरों की एक प्रणाली बनाई जाए, ये सदन के सामने प्रस्तुत किया। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से विषय अत्यंत समसामयिक भी था, प्रासंगिक भी था, और इस प्रासंगिक विषय पर श्री निशिकांत दुबे जी से लेकर के श्री हसनैन मसूदी साहब तक 21 माननीय सदस्यों ने मॉनसून सेशन के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान और वर्तमान में बजट सत्र के दौरान 5 सीटिंग्स में अलग अलग अपने अपने अनुभव के आधार पर विस्तार से चर्चा की। निश्चित ही माननीय सभापति महोदय, संकल्प का जो विषय है और माननीय सदस्यों ने जिस तरह से अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार सदन के सामने रखे, ये इस बात के परिचायक भी हैं, इस बात को बल देते हैं कि जल की समस्या, जल का संकट जो पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश होने के कारण से भारत के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जल संकट, जलवायु का परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के विजिबल इंपैक्ट्स, भारत की भूगर्भ जल पर अत्यधिक निर्भरता और उसका सिमटते जाना, लगातार भूगर्भ के जल स्रोतों का सिकुड़ते जाना, जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत थे उन जल स्रोतों का विलुप्त हो जाना, बढ़ती हुई आबादी के कारण से उन पर अतिक्रमण होकर के उनका अस्तित्व खो देना, इन सब के कारण से एक बहुत बड़ा संकट जल संचय और जल की उपलब्धता को लेकर के हो रहा है। हम सब जानते हैं, माननीय कई सदस्यों ने इस बारे में विचार व्यक्त किए कि जो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल हमें बरसात से या बर्फ के माध्यम से प्रकृति के द्वारा उपहार के रूप में मिलता है, आज से 70 साल पहले भी वो लगभग उसकी मात्रा उतनी ही थी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। लेकिन इस 70 साल के कालखंड में हमारी आबादी जिस तरह से बढ़ी है, उसके कारण से हमारी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, जो एक जमाने में 5000 क्यूबिक मीटर से अधिक थी, वो आज घटते घटते 1540 क्यूबिक मीटर के लगभग पास में पहुंच गई है। और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के सामने एक चुनौती का विषय है। और इस सब के कारण से, और विशेष रूप से जलवायु में परिवर्तन के कारण से जिस तरह से स्कैंटी और इरेटिक रेनफॉल्स हो रहे हैं, एक दिन में बरसात होना, कुछ घंटों में पूरे वर्ष भर के औसत से ज्यादा बरसात हो जाना, एक जगह बरसात हो जाना, निश्चित रूप से जो मात्रा जब हम कुल मिलाकर के कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, वो शायद पूरी हो जाती होगी, लेकिन उस जल का जिस तरह से उपयोग होना चाहिए और जिस तरह से उपयोग हो सकता है वो नहीं हो पाता, और उसके कारण से विभिन्न संकट पैदा हो रहे हैं। और उन संकट में से, जैसा सारे माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की, चिंता व्यक्त की कि सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव यदि किसी पर पड़ा है तो गांव में रहने वाले हमारे अन्नदाता किसान पर पड़ा है। किसान की कृषि जलवायु परिवर्तन और घटती हुई जल की उपलब्धता के कारण से लगातार सिमटती जा रही है, कम होती जा रही है, और उसके परोक्ष रूप में उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे गौधन, हमारे पशुधन पर भी पड़ा है, क्योंकि उनके सामने एक चारे का संकट आकर के खड़ा हुआ। अब कोई एक समस्या किस तरह से दूसरी समस्या को पैदा करती है, उसका एक सामने, हम सब के सामने एक उदाहरण है कि बरसात की कमी के कारण से कृषि के क्षेत्र पर संकट हुआ।
कृषि के क्षेत्र के सामने जो चुनौती आई उसके कारण से पशुधन के सामने चारे का संकट हुआ, और जब चारे का संकट हुआ और जब हमने अपने पशुओं को खुले में मजबूरन चरने के लिए छोड़ना पड़ा, तो वापस उसने शेष बची कुची जो कृषि थी उस किसान के सामने एक संकट, नया संकट पैदा किया। और कुल मिलाकर के ये जो चक्रव्यूह बना, इस चक्रव्यूह ने देश की कृषि के सामने एक अस्तित्व का संकट पैदा किया। और इस सब के कारण से गांव का अस्तित्व जो है उसके सामने एक चुनौती खड़ी हुई। माननीय सब सदस्यों ने इसके ऊपर विचार व्यक्त किया, अपना दर्द, अपनी आशंकाएं व्यक्त की। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है, और इस जो सजीव चित्रण माननीय सदस्यों ने किया है, वो सजीव चित्रण इस बात का परिचायक है कि गांव के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो रहा है, और उसके कारण से हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। लोग गांव से पलायन करके रोजगार के खोज में और बेहतर जीवन के खोज में गांव से गांव छोड़ करके शहरों की तरफ जा रहे हैं। और जब लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरों पर जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, और शहर में से निकलने वाले पानी के कारण से जिस तरह से हमारे जल स्रोत जो बचे हुए, चाहे नदियां होंगी, ताल झीलें होंगी, बांध होंगे, वो जिस तरह से प्रदूषित हो रहे हैं, वो एक और कारण जो है हमारे सामने जल की चुनौती का एक और कारण बन रहा है। मैं माननीय सदस्य कुंवर पुष्पेंद्र सिंह जी का बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे समसामयिक विषय के ऊपर इस सदन में एक संकल्प के माध्यम से सदन के चर्चा के सामने के लिए रखा, और सारे माननीय सदस्यों को इस गंभीर विषय पर बातचीत करने और उन सब की चर्चा के माध्यम से हमें भी अपने मंत्रालय के लिए काम करने के लिए, अपने मंत्रालय की पॉलिसी प्लानिंग के लिए सरकार को अपने कामकाज की समीक्षा का एक अवसर प्रदान किया। मैं आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी का और सारे माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में गंभीरता के साथ में भाग लिया, उन सब का आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अनेक सदस्यों ने अपनी बातें रखी। श्री जनार्दन मिश्रा जी ने रीवा के क्षेत्र की चुनौतियों के सामने रखते हुए इस बात की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया कि जिस तरह से सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग इस देश में बढ़ रहा है, और उसके कारण से जिस तरह से हमारी जमीन में जो सॉइल की हेल्थ में जिस तरह का परिवर्तन आ रहा है, वो अपने आप में एक दूसरी चुनौती पैदा कर रहा है कि उसके कारण से जमीन की पर्कोलेशन कैपेसिटी कम हुई है। जमीन में नैसर्गिक रूप से रहने वाले जो केंचुए थे, जो कीट पतंग थे, वो उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, और उसके कारण से जमीन की पोरोसिटी कम हुई, और उस पोरोसिटी ने एक बार फिर जमीन के अंदर भूगर्भ में जो पानी समाहित होता है, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़े जल संसाधन या जल भंडार के रूप में है, क्योंकि हमारी लगभग 65% डिपेंडेबिलिटी फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ वाटर, ईदर इट इज ड्रिंकिंग वाटर और इट इज फॉर इंडस्ट्रियल यूज और फॉर एग्रीकल्चर इरिगेशन, उस सब की 65% हिस्सा जो है वो क्योंकि भूगर्भ के जल से आता है, और अति दोहन के कारण से भूगर्भ का जल जिस तरह से समाप्त हो रहा है, उसके बारे में विचार व्यक्त किए। माननीय श्री निशिकांत जी ने बातचीत करते हुए वैश्विक परिदृश्य हम सबके सामने रखा था कि किस तरह से दुनिया भर के सामने जल एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, किस तरह से भारत के सामने जल का संकट एक बड़े जो है चुनौती के रूप में उभरा है। उन्होंने जिस तरह से उनका अध्ययन और वो सब विषयों पर जिस प्रकार बात करते हैं कि उन्होंने पूरे एक विस्तार के साथ में कि आज भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती, और वो चुनौती प्रबंधन की कमी के कारण से इस बारे में अपने विचार रखे। केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका संदर्भ इस संकल्प में हुआ था, उस विषय को लेकर के भी, उस विषय के कि केन बेतवा लिंक परियोजना कहां से प्रारंभ हुई, किस तरह से विभिन्न चरणों में उस दिशा में काम हुआ, इंटरलिंकिंग के कॉन्सेप्ट के प्रारंभ से लेकर के अब तक के विषय में उन्होंने विस्तार से सदन के सामने अपनी बात रखी। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने और अनेक सांसदों ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम देश के किसान की, अन्नदाता की आमदनी को दुगना करेंगे, इस संकल्प की महक के पीछे भी, इस संकल्प की सफलता के पीछे भी इस जल की उपलब्धता और जल संसाधनों की एक क्षरण उसके हमें आने वाली कमी के कारण से जो संकट खड़ा होने वाला है, उसके बारे में चिंता व्यक्त की। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष सदन में श्री अधीर रंजन जी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने इस चुनौती को कि एक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बहुत बड़ी चुनौती है। राज्यों के वाक्य में जिस तरह से इसको लेकर के
जो आपस में मतैक्य नहीं है, उसको लेकर के भी चिंता व्यक्त की। और उन्होंने साथ ही साथ ये प्रश्न भी रखा कि क्या जल के विषय को समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में लाने का भी सरकार का कोई विचार है, ऐसा प्रश्न भी उन्होंने किया था। अनेक सदस्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन सभी माननीय सदस्यों ने निश्चित रूप से केन बेतवा लिंक परियोजना शीघ्रता के साथ में पूरी हो और हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के दिशा में, उसकी पूर्णता की दिशा में, सफलता की दिशा में एक कदम इस माध्यम से आगे बढ़ा सकें। और बुंदेलखंड की जो परिस्थिति है और बुंदेलखंड में जिस तरह से सूखे के कारण से, जो पानी की कमी के कारण से जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से बुंदेलखंड के लोगों को निजात पहुंचा सकें, इस संकल्प के साथ में खड़े होकर के माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी का और बुंदेलखंड की जनता का विश्वास बढ़ाने का काम सारे सांसदों ने किया। मैं सभी का इसके एक बार फिर इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, सबका इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, निश्चित ही भारत में, जैसा हम सब ने अभी चर्चा में देखा, चर्चा में सुना और अनेक अवसरों पर सदन में इस बात के ऊपर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया प्रश्नों के माध्यम से, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करने का अवसर मिला, माननीय सदस्यों ने सब ने कहा कि देश में पानी का संकट एक बड़ा संकट है। लेकिन दुनिया भर के परिप्रेक्ष्य में, दुनिया के दूसरे देशों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो भारत में जितना प्रकृति प्रदत्त जल हमारे पास में आता है, जैसा मैंने अभी कहा कि 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो हमारे पास में आता है, उसका हार्वेस्टेबल कंपोनेंट लगभग 50%, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण से, इवोपरेशन लॉसेस के कारण से, और जो अनहार्वेस्टेबल है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसके अतिरिक्त भी जो पानी हमारे पास में आता है, वो लगभग आधा मात्रा 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। लेकिन 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स में से हम जितना कुल मिलाकर के जमीन पर संधारित कर पाते हैं, वो मात्रा 300 बिलियन क्यूबिक मीटर से भी कम है। हम 8वां हिस्सा पानी भी जमीन पर रोक नहीं पाते। जमीन के अंदर जो पानी हर साल रिचार्ज होता है, वो लगभग 400 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास है। मैंने एक बार, जब मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर पर सांसदों से बात करने का मौका दिया था, मैंने उस दिन कुछ सांसदों से प्रश्न किया था। मैंने मित्रों से पूछा था कि कोई मुझे बताएगा कि देश का सबसे बड़ा जो है वो जल स्रोत, जल भंडार कहाँ है। माननीय सदस्यों ने सबने अपने अपने ज्ञान के अनुरूप बताया था। किसी ने कहा कि श्रीशैलम बांध सबसे बड़ा है, किसी ने कहा कि, एक माननीय सदस्य ने कहा कि टेहरी का बांध सबसे बड़ा है। जो उड़ीसा के सांसद थे उन्होंने कहा कि महानदी पर बना हुआ हमारा हीराकुंड बांध सबसे बड़ा है। लेकिन मैंने उस दिन कहा था कि ये सब बांधों की क्षमता कुल मिलाकर की जितनी है, देश के सबसे बड़े बांध से लेकर के सबसे छोटा पोखर जो गांव में आप कल्पना कर सकते हो, उन सबको यदि जोड़ दो तो उससे दुगना जल हमको भूगर्भ के भंडार देते हैं। पिछले 40 साल में हमारी जितना भी इरिगेशन का एक्सपेंशन हुआ है, उसका 85% हिस्सा जो है हमको जमीन के पानी से मिलता है। और दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे देश, हमारे ऊपर प्रकृति की कृपा है कि हमको लगभग 1168 मिलीमीटर बरसात हमारे यहाँ एवरेज रेनफॉल होता है। लेकिन दुनिया में इजराइल का उदाहरण भी हमारे सामने है, जहां लगभग 100 मिलीमीटर बरसात होते हुए भी वो देश आज जल समृद्ध देश है। उन्होंने जिस तरह से जल का प्रबंधन किया कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग किस तरह से कर सकें, वर्षा के जल का ज्यादा से ज्यादा संचय किस तरह से कर सकें, पानी का पुनर्उपयोग किस तरह से कर सकें, और जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, कि हम पानी का ज्यादा से ज्यादा जो है वो अधिकतम उपयोग, एक एक बूंद को पानी को बचाते हुए किस तरह से कर सकें। इस दृष्टिकोण से जब काम किया तो उन्होंने आज अपने देश को जल सुरक्षित बनाया। मुझे लगता है कि हम सब को भी निश्चित रूप से इस दिशा में बात चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारी जो चुनौती है, उस चुनौती का अगर समग्र रूप से एक समाधान है तो वो है कि हम जल प्रबंधन की दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करें। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदया, क्योंकि जल का विषय संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है, इसलिए प्राथमिक रूप से राज्यों को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। लेकिन केंद्र की सरकार, देश की सरकार ने भी इस महत्वपूर्ण विषय पर वर्षों से, जब सरकारें बनी, अपने अपने दृष्टिकोण से इस विषय की, इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए प्रयास किए। एक राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया गया और राष्ट्रीय जल नीति में जो है जल प्रबंधन और संचय करने के लिए बेहतर तरीके से हम किस तरह से काम कर सकते हैं, उस नीति का मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को किस तरह से रोक सकते हैं, इसके बारे में मार्गदर्शन राष्ट्रीय जल नीति के द्वारा दिया गया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज समय आ गया है कि हम केवल सप्लाई साइड मैनेजमेंट की यदि बात करें तो ये हम जल के संकट से इस देश को नहीं उबार सकते।
हमको साथ ही साथ में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी काम करना पड़ेगा। हमको जल के अधिकतम उपयोग और के ऊपर निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। मैंने पहले भी एक दिन चर्चा में यहाँ पे इस सदन में भी और राज्यसभा में भी मैंने निवेदन किया था कि आज हमारा जो कृषि के में हमारा जो जल का उपयोग होता है, अगर प्रोडक्टिविटी के आधार पर देखें तो दुनिया का सबसे कम प्रोडक्टिव पानी जो है वो आज भारत का है। 1 किलो कपास ऐसा अनुमान किया जाता है और विभिन्न स्टडीज इस बात को उल्लेखित करती हैं कि 1 किलोग्राम चावल उगाने के लिए भारत में 5600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि वहीं दुनिया के दूसरे देश चीन से लेकर के अनेक देश जो हैं वो केवल 350 लीटर पानी में उतनी ही मात्रा में 1 किलो चावल पैदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब लोगों को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो काम करने वाले कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साइंटिस्ट का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने ये विधा बहुत साल पहले विकसित कर ली थी, लेकिन क्योंकि कृषि राज्यों का विषय और ये टेक्नोलॉजी के डिसेमिनेशन नीचे धरातल तक किसानों तक पहुंचे, इसकी प्रमुख रूप से जिम्मेदारी राज्यों की है। राज्य सरकारों को निश्चित रूप से क्या हम उगाएं, कैसे उगाएं और कैसे कम से कम पानी, एक एक बूंद पानी में अधिकतम उपयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा संकल्प देश के सामने रखा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कॉन्सेप्ट के साथ हम किस तरह से काम करें ताकि हम कम से कम पानी का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक पानी को बचा सकें और देश को आने वाले समय के लिए और आने वाली पीढ़ियों को जो है हम एक सुरक्षित जल समृद्ध भारत दे सकें। इस दृष्टिकोण से जो नीति बनाएगी, मुझे लगता है कि हमने विचार किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें जो राष्ट्रीय जल नीति है इसको एक बार पुनरावलोकित करने की आवश्यकता है, इसको पुनः देखने की आवश्यकता है। और हमने इस दृष्टिकोण से एक नई समिति बना करके 5 नवंबर 2019 को एक समिति का गठन करके इस राष्ट्रीय जल नीति में व्यापक संशोधन करते हुए इसे और ज्यादा इफेक्टिव जल नीति बनाने की दिशा में काम प्रारंभ किया है। माननीय सभापति महोदय, जब इस बार सरकार बनने के ठीक बाद में जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से पूरे देश को मन की बात के माध्यम से संबोधित किया और उन्होंने जब विस्तार से देश के सामने यह संकल्पना रखी कि हम किस तरह से देश को इस गंभीर संकट से बचा सकते हैं, उन्होंने गांव के लोगों से आग्रह किया, गांव के प्रधानों से आग्रह किया कि हम किस तरह से अपने गांव में गिरने वाले एक एक बूंद पानी का संरक्षण, बरसात के पानी का संरक्षण, जल संचय कर सकते हैं। गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, घर का पानी हम घर में किस तरह से संचित कर सकते हैं। हम सबको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से जब उन्होंने बात की तो निश्चित रूप से एक वायुमंडल का निर्माण हुआ। इसके पहले भी क्योंकि देश में ये जल का विषय, सरकार की गंभीरता इस निश्चित रूप से आप सब लोगों को और माननीय सदन के माननीय सभी सदस्यों के संज्ञान में आई होगी कि जल का विषय इस देश में भारत सरकार के मंत्रालयों में, विभिन्न मंत्रालयों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिविजन्स में जो है उसके बारे में विचार विमर्श होता था, उसके बारे में पॉलिसी प्लानिंग होती थी, उसके बारे में निर्णय होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और देश के जल से के विषय से जुड़े हुए सारे विभागों को इंटीग्रेट करके, लगभग सब मंत्रालयों को इंटीग्रेट करके एक नए मंत्रालय का गठन किया और देश के सामने एक संदेश देने का काम किया कि अब हम इस जल जैसे महत्वपूर्ण विषय को एक साथ समग्र रूप से, होलिस्टिक रूप से इसके ऊपर निर्णय करके पॉलिसी प्लान करें ताकि देश को आने वाले भविष्य को हम एक जल समृद्ध देश दे सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिख करके देश भर के सारे चुने हुए गांव के प्रतिनिधियों को एक पत्र लिखा, 2.5 लाख लोगों को 12 भाषाओं में अलग अलग पत्र लिख करके, और उन्होंने अपने तरफ से एक संदेश दिया कि जिस तरह से हम गांव में, पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन करते हैं, एक डेडिकेटेड ग्राम सभा केवल और केवल जल के विषय से, कि हम गांव में किस तरह से जल का उपयोग करें, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट करते हुए गांव के पानी का अधिकतम उपयोग किस तरह से कर सकते हैं और गांव को जल सुरक्षित, जल समृद्ध किस तरह से बना रखते हैं, इस पर गांव के सब लोग बैठ करके विचार करें। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है सदन के सामने ये बात करते हुए माननीय सभापति महोदया कि 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का अनुसरण किया। सब लोग साथ जुटे, साथ बैठे और उन्होंने कुछ कदम इस दृष्टिकोण से इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं ये मानता हूं माननीय सभापति महोदया की जो पहला कदम रखा जाता है वही सफलता का मार्ग सुनिश्चित करता है और पहला कदम 1.5 लाख पंचायतों ने रखा। आज पूरे देश भर में एक वायुमंडल का निर्माण हुआ है।
पूरे देश भर में लोगों ने इस बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया, चिंतन करना प्रारंभ किया, विचार करना प्रारंभ किया। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि ऐसे सारे चुनौतियों का समाधान तभी हो सकता है जब ये चुनौतियां एक जन चर्चा का विषय बने, एक जन आंदोलन का विषय बने, और जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सफलता प्राप्त की है। माननीय सभापति महोदया, एक जल शक्ति अभियान के माध्यम से ऐसे 256 जिले, मैंने जैसा अभी चर्चा में कहा कि हमारी जो है अधिकतम निर्भरता आज भी 65% निर्भरता भूगर्भ के जल में, और देश के पश्चिमी हिस्से पे यदि भारत के नक्शे को रखा जाए तो कश्मीर से लेकर के केरल तक पश्चिमी हिस्से में, लगभग पूरे पश्चिमी हिस्से में ऐसे जिले आते हैं जो जिले सूखे से ग्रस्त हैं या जहां जमीन में पानी की कमी है, जहां जमीन के पानी के भंडार समाप्त होने या जमीन के पानी के भंडार सिकुड़ते जा रहे हैं। देश भर में जो 6800 से ज्यादा ब्लॉक्स जिनको हम पीरियडिकली मॉनिटर करते हैं, उसमें से लगभग 1500 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो इधर ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं या ऐसे ब्लॉक्स हैं जो क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड हैं या सेमी क्रिटिकल हैं। ऐसी कंडीशन में उन सारे ब्लॉक्स, ऐसे ब्लॉक्स जिन जिलों में यदि उनको चिन्हित किया जाए तो उन जिलों में से जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, 256 ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई किया। कुछ प्रदेशों में भी ऐसे जिले जो उस प्रदेश में जो क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड या ओसीएस कैटेगरी में या वाटर स्ट्रेस कैटेगरी में नहीं आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे जिले हर एक प्रदेश में कहीं ना कहीं इस तरह का काम हो ताकि समग्र रूप से, सामूहिक रूप से इस तरह की हलचल बने और ये एक देशव्यापी परिकल्पना बने, देशव्यापी विचार इसके ऊपर हो। इस दृष्टिकोण से 256 जिले आइडेंटिफाई किए और भारत सरकार में काम करने वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी और उनके ऊपर के जो स्तर के अधिकारी, उनके साथ में सीडब्ल्यूसी के इंजीनियर, उनके साथ में हमारे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हाइड्रोलॉजिस्ट, उन सबको साथ में भेज करके गांव में, जिलों में कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बना करके एक रिपल क्रिएट करने के लिए एक अभियान को प्रारंभ किया गया। देश के को 2 हिस्सों में इन 256 जिलों में बांटा, जहां मानसून पहले आता है और दूसरा जहां जो है वो दूसरे दौर का मानसून आता है। ऐसे जिलों को हमने आइडेंटिफाई किया और वहां इन अधिकारियों ने जाकर के 2, 3, 4 विजिट्स करके और उनको जो मैंडेट दिया गया था कि वो जल संरक्षण के ऊपर और वर्षा जल संचयन उस जिले में कैसे हो सकता है, उसके बारे में व्यापक विचार विमर्श करके लोगों को उसके बारे में जागृत करें, जन जागृति के लिए काम करें। वहां के परंपरागत जल संसाधन जो हैं, जो तालाब होंगे, बावड़ियां होंगी, जोहड़ होंगे, झीलें होंगी, उन सब का पुनरुद्धार कैसे हो सकता है, उनको किस तरह से पुनर्जीवित किया जा सकता है, उसकी व्यापक योजना बने। जो ऐसे बोरवेल्स जो इन क्षेत्रों में ड्राई हो गए, जो हैंडपंप्स जो ड्राई हो गए, उनको वर्षा जल पुनर्भरण के लिए किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इसकी रचना करें, इसके बारे में लोगों से चर्चा करें। वाटरशेड विकास पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं इन जिलों में, उसके ऊपर जो है व्यापक योजनाएं बने। और इस सब के साथ साथ में जिस विषय को हम बार बार बात करते हैं कि प्लांटेशन की, जो पौधे लगाना, पेड़ लगाना, वो बरसात को आमंत्रित करना और उसके माध्यम से भूगर्भ के जल के जो है संचयन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ज्यादा से ज्यादा अफॉरेस्टेशन कैसे हो सके, इन जिलों में उसकी योजनाएं बनाएं। माननीय सभा अध्यक्ष महोदया, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से एक अत्यंत सफल कार्यक्रम के रूप में पहचाना गया। अनेक सांसदों ने, मेरे अनेक सांसद मित्रों ने, जिनके जिले उन 256 की सूची में नहीं थे, मुझे आग्रह किया कि हमारे जिलों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। हमने राज्य सरकारों को लिखा, हमने अपने सांसद मित्रों से भी निवेदन किया कि आप चाहें तो इस तरह का कार्यक्रम अपने प्रदेश में सारे जिलों में ले सकते हैं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है सभापति महोदया कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जल शक्ति मंत्रालय, जिस तरह से देश में की सरकार में एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाई, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में न केवल इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाई, अपितु उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल शक्ति अभियान को अपने स्तर पर लेकर के उसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया। माननीय सभापति महोदया, जो देश की सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए, वाटरशेड के लिए जिस तरह से काम होता है, उन सबको एक साथ जोड़ करके हम इंटीग्रेटेड रूप में किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं, इसका एक नायाब उदाहरण इस जल शक्ति अभियान के माध्यम से देखने को मिला। लाखों संरचनाएं बनाई गई और हजारों संरचनाओं को ऐसे जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी, उन सब का पुनरुद्धार करने के लिए इस दिशा में योजनाएं बनी
और व्यापक रूप से सफलता के साथ में उस दिशा में काम हुए। 2 लाख से ज्यादा ऐसी जल संचयन संरचनाएं इस जल शक्ति अभियान के द्वारा बनाई गई। और इसके अलावा जो नरेगा के माध्यम से इस दिशा में जो अभी भी बात जो इस दिशा में जो नरेगा के माध्यम से पिछले 5 साल में यदि मैं बात करूं तो पिछले 5 साल में नरेगा के माध्यम से इसमें 31,907 करोड़ रुपया केवल वाटर हार्वेस्टिंग और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर खर्च किया गया। 18,760 करोड़ रुपया जो है केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए इस दिशा में प्रदान किया गया। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह की अपेक्षित सफलता इस माध्यम से मिलनी चाहिए, इन कार्यक्रमों के माध्यम से मिलनी चाहिए, राज्यों ने इंप्लीमेंट किया, अपने अपने दृष्टिकोण से इंप्लीमेंट किया, लेकिन साइंटिफिक बैकअप नहीं होने के कारण से जितना इंपैक्ट इतनी बड़ी धनराशि के खर्च होने का बनना चाहिए उतना शायद नहीं बन पाया। हमने अपने मंत्रालय में देखा, हमने एक अध्ययन करवाया कि जहां ये पैसा खर्च हुआ है और नरेगा के माध्यम से जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और विशेष रूप से जल के विषय को लेकर के जो पैसा खर्च किया गया और जो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया यदि हम एक दूसरे नक्शे को सुपर इम्पोज करें तो उसमें बहुत सारा गैप दिखाई दिया। बहुत सारी जगह ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां वर्षा जल के पुनर्भरण और जमीन में जल के पुनर्भरण के लिए जिस तरह की अवसंरचनाओं की आवश्यकता है, जमीन के अंदर के स्ट्रेटा की स्टडी नहीं होने के कारण से वो शायद काम उतना सफल रूप से नहीं हो पाया। और मैं आज माननीय सभापति महोदया आपके माध्यम से सदन का को प्रसन्नता के साथ में जो है ये साझा करना चाहता हूं कि देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक्वीफर मैनेजमेंट, एक्वाफर की स्टडी करना है कि जमीन के अंदर किस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है और किस तरह की अवसंरचनाएं बना करके हम जमीन के अंदर पानी को ज्यादा तेजी से भर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से जो हमने काम करना प्रारंभ किया, आज देश भर में 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो जगह जो जमीन का अध्ययन या भूगर्भ एक्वीफर का जो अध्ययन करना है उसमें से 11,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का अध्ययन करके उनका प्लानिंग कर दिया गया। हर एक जिले की अपनी अपनी इस तरह की स्टडीज बना करके जिला विषय इस तरह के प्लान्स पूरे तैयार कर दिए हैं और हमने राज्यों के साथ में साझा किए ताकि ये जो खर्च हम नरेगा के माध्यम से या वाटरशेड मैनेजमेंट के माध्यम से जो हम खर्च करने वाले हैं, आने वाले समय में हम उसको और ज्यादा साइंटिफिक बैकअप के साथ में करें ताकि उसके अच्छे परिणाम और सुखद परिणाम और ज्यादा तीव्रता के साथ में हम प्राप्त कर सकें। माननीय सभापति महोदया, माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचे। अभी आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देश के किसान का अधिकार है कि पानी उसके घर खेत तक पहुंचना चाहिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी लंबित वर्षों से लंबित पड़ी परियोजनाएं थी जिन परियोजनाओं पर पिछले 20 साल से लगातार काम चल रहा था। 50, 60, 70% योजनाएं पूरी हो चुकी थी, लेकिन उन योजनाओं में जो है कुछ छोटी कमी के कारण से, राज्यों के पास में धन की उपलब्धता न होने के कारण से, संसाधनों की सीमितता के कारण से वो योजनाएं अटकी पड़ी थी, रुकी हुई पड़ी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी 99 परियोजनाओं को चिन्हित करवाया और उन 99 परियोजनाओं पर हमने काम प्रारंभ किया और आज मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि हमने उसमें से 40 परियोजनाओं पर काम पूरा कर लिया है और शेष 40 परियोजनाओं पर शीघ्र ही काम पूरा हो जाने वाला है। हमने उसके ऊपर तेजी के साथ में काम प्रारंभ किया और उसके कारण से आज मैं जो है प्रसन्नता के साथ में ये कह सकता हूं कि 76 लाख हेक्टेयर की जो है वो सिंचाई क्षमता उसके कारण से जो बढ़ी है या उसमें और ज्यादा अभिवृद्धि हुई है या हम जो है उस पर जो है और ज्यादा इफेक्टिव रूप से सिंचाई कर पाने की परिस्थिति में हम पहुंचे। माननीय सभापति महोदया, जैसे मैंने अभी कहा कि हम केवल सप्लाई साइड के मैनेजमेंट को करते हुए इस देश को जल समृद्ध नहीं बना सकते, हमको डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कि हम राष्ट्रीय जल नीति में नई जो जल नीति की कल्पना हम कर रहे हैं उसमें हमने इसमें बराबर का बल देने के ऊपर की दिशा में हमने सोचना और काम करना प्रारंभ किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पहली बार इस देश में एक अटल भूजल की योजना के माध्यम से गत 25 दिसंबर को देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री, देश के नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक नई योजना का प्रारंभ किया जिसमें 7 प्रदेश जो ऐसे वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट थे, उन 7 वाटर स्ट्रेस प्रदेश थे, उनके 78 जिलों को हमने चिन्हित किया और उन 78 जिलों में एक प्रायोगिक रूप से 6,000 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान जिसमें 3,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
हमने वहां किस तरह से हम सप्लाई साइड मैनेजमेंट के साथ साथ में डिमांड साइड मैनेजमेंट पे किस तरह से काम कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करके हम कैसे जल समृद्ध बना सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमने काम करना प्रारंभ किया है। इन 78 जिलों में अनुकूल परिणाम आने के बाद में इसको और आगे विस्तार देते हुए देश के ऐसे हर एक हिस्से में किस तरह से हम लोगों को साथ जोड़ करके जल समृद्ध बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण देखने को आते हैं। मैंने चर्चा की, इजराइल की बात की, यदि मैं इजराइल को छोड़ दूं तो देश में भी अनेक ऐसे उदाहरण, अनेक ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलती हैं। राज्यों के द्वारा की हुई सक्सेस स्टोरीज के बारे में मैंने कल भी सदन में उत्तर देते हुए परसों भी यहां पे कहा था कि अनेक प्रदेशों ने इस दृष्टिकोण से, कल ही के दिन मैंने कहा था कि अनेक प्रदेशों ने इस दृष्टिकोण से काम किया है। गुजरात की सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना, जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वहां जिस तरह से काम किया। महाराष्ट्र की सरकार ने जलयुक्त शिविर नाम से योजना बना करके काम किया। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के माध्यम से जिस तरह से काम किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने नीरू चेट्टू, मिशन काकतीय तेलंगाना ने किया। हर एक प्रदेश ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस तरह इन योजनाओं पे, बिहार की सरकार वर्तमान में जल जीवन हरियाली के नाम से इस शीर्षक के साथ में इस दिशा में काम कर रही है। अनेक सरकारों ने काम किया और उनका निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम आए। यदि सरकारों की बात को भी छोड़ दें तो कम्युनिटी लेड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इधर एनजीओ होंगे, उन सब ने जो काम किए हैं, महाराष्ट्र में जो जिस तरह से भारतीय जैन संगठन के लोगों ने काम किया, अनेक उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं जहां कम्युनिटी या एनजीओ के लोगों ने मिलकर के काम किया और उसके अनुकूल परिणाम आए। गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत में बैठ करके काम किया। एक व्यक्ति, एक सरपंच खड़ा हुआ, उसने अपने जो है अपने संकल्प के साथ में जब गांव में काम करना प्रारंभ किया और गांव के लोगों की जन भागीदारी जब उसके साथ जुटी, प्रत्येक व्यक्ति जब उनके साथ में खड़ा हुआ तब उस गांव में कायाकल्प हुआ। हिवड़े बाजार का उदाहरण हमारे सामने, रालेगंज सिद्धि का उदाहरण हमारे सामने, राजस्थान के एकदम सूखे इलाके पिपलांतरी का उदाहरण हमारे सामने। अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां गांवों के लोगों ने जब हाथ में कमान उठाई तो वहां उस गांव का कायाकल्प हुआ। एक व्यक्ति केवल खड़ा हुआ, उठ खड़ा हुआ और उसने जब काम करना प्रारंभ किया। मैं राजस्थान से आता हूं माननीय सभापति महोदय, राजस्थान से जयपुर के पास में दौसा जिले में एक छोटा सा गांव है लामपोड़िया। आसपास के गांव में भी कहीं पीने का पानी एक बूंद भी नहीं था। जमीन का पानी इतना खारा था कि पीने के लिए यदि उसको किसी भी तरह से उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था और जमीन में पानी की उपलब्धता भी बहुत कम थी। एक लक्ष्मण सिंह नाम का आदमी, लगभग बिना पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हुआ और उसने अपने गांव में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अपने खेत में ऐसी अवसंरचनाएं बनाई जिसको चौका नाम दिया गया। और उस चौका सिस्टम के पे कि खेत का जो है ग्रेडियंट्स देख करके, और उसने खेत में ऐसे 1 फुट गहरे और 10-12 फुट चौड़े और इतने ही 20-30 फुट लंबाई में ऐसे खड्डे खोद करके वर्षा के पानी को संग्रहित किया। उसको कुछ अनुकूलता मिली, गांव के दूसरे लोग प्रेरित हुए, उन्होंने साथ मिलकर के इस तरह से काम किया। आज मैं गर्व के साथ में मैं ये कह सकता हूं कि न केवल लामपोड़िया जल समृद्ध हुआ, उसके गांव के किसान 3 चक्र की फसल जो एक वर्ष में ले रहे हैं, अपितु आसपास के 58 गांव जल समृद्ध हुए। और दुनिया इजराइल की बात करती है, मैंने भी प्रारंभ वहां से किया। इजराइल के वैज्ञानिकों ने आकर के वहां शोध किया और इजराइल के वैज्ञानिकों ने उस टेक्नोलॉजी को इजराइल में लागू करने का काम किया। देश में अनेक लोगों ने इस दिशा से काम किया। इसलिए हम सबको पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की दिशा में यदि देश को जल समृद्ध बनाना है, उसके लिए जाना पड़ेगा। और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अटल भूजल योजना के माध्यम से इस दिशा में प्रभावी कदम रखने के लिए काम करना जो है अगला कदम प्रभावी कदम बढ़ाया है। माननीय सभापति महोदय, पीने के पानी के संकट के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने बात की। पीने के पानी के संकट के लिए पुष्पेंद्र सिंह जी ने भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि पीने का पानी गंभीर संकट हमारे सामने। माननीय निहाल चंद जी बैठे हैं, ये तो जो है नहरी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन फिर भी इनके यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर के कारण से जिस तरह की चुनौती है। मैं आप ही की बात को माननीय निहाल चंद जी आगे बढ़ाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस देश में पिछले 5 साल सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने काम किया। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर खड़ा होकर के यह कहेगा कि देश के प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। केवल सैनिटेशन के लिए नहीं, महिलाओं के गरिमा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए।
और शायद जब उन्होंने ये घोषणा की थी उसके बाद में इस सदन की दीवारें साक्षी होगी, अनेक बार अनेक तरह के प्रश्न खड़े किए गए हों, अनेक तरह की आशंकाएं व्यक्त की होगी। मुझे याद है कि ब्लूमबर्ग ने किस तरह के आर्टिकल लिखे थे, बीबीसी ने किस तरह के आर्टिकल लिखे थे, और सब ने इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की थी कि इस देश में यह संभव नहीं है कि 5 साल के कालखंड में जो देश दुनिया का 60% ओपन डेफिकेटर्स वाला देश है, वो देश ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएगा। लेकिन संकल्प की शक्ति थी, राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति थी, पॉलिटिकल विल थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स थी। पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ, और आज हम सब लोग सगर्व देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानी हम कह सकते हैं कि हमने देश को 100% स्वच्छ देश, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने में सफलता प्राप्त की। साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गैस का चूल्हा दिया। साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमने देश के प्रत्येक गरीब को आवास मिले, इस दृष्टिकोण से काम करना प्रारंभ किया। हर एक व्यक्ति के घर में बिजली का कनेक्शन हो, हजारों गांव जो बिना बिजली के थे उन गांवों तक, उन घरों तक, लाखों घरों तक बिजली पहुंचे, इस दृष्टिकोण से काम प्रारंभ किया। हर घर तक बैंक का खाता पहुंचे, और इन सब के माध्यम से साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाना, और उसके साथ साथ में महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का सशक्तिकरण करने का जो काम किया, उस दिशा में एक कदम और आके बाकी था, और वो था जो महिलाओं को इसलिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है कि देश के प्रत्येक घर में पीने का पानी पहुंचे। माननीय सभापति महोदय, आजादी के पहले से प्रयास प्रारंभ हुए थे, और आजादी के बाद में 70 साल में देश के 18 करोड़ लगभग जो ग्रामीण आवास हैं, उनमें से हम केवल 3 करोड़ घरों तक पीने का पानी पहुंचा पाए थे। केवल 3 करोड़ घरों तक हम पीने का पानी नल के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुंचा पाए थे। 18% तक केवल हम 70 साल में पहुंचे थे। और एक बार फिर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के संकल्पना की, और देश के सामने यह संकल्प रखा कि हम देश के आने वाले 5 साल में 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे। हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में हम काम करेंगे। और मैं आज आप सबके सामने विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि पिछले दिनों में हमने जिस तरह से इस दिशा में काम प्रारंभ किया है, राज्यों के साथ में बार बार बैठ करके जिस तरह से चर्चाएं की, और राज्यों को जिस तरह से वित्तीय सहयोग देने का हमने वादा किया है, कई राज्यों ने बहुत तेज गति से उस पर काम करना प्रारंभ किया है। कुछ एक राज्य हैं जहां अभी गति मिलना जो है, उसमें गति, जिस अपेक्षित गति से काम करने की आवश्यकता थी, वो गति शायद नहीं मिल पाई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने संसाधनों की सीमितता की बात कहते हुए शायद उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये बात लोगों के सामने बैठ करके बात करता हूँ, समीक्षा बैठकों में बात करता हूँ, कि मेरा अपना राज्य राजस्थान जो है, उसमें जहां हमने 1600 करोड़ रुपया दिया, आज तक उस दिशा में उसी प्रदेश में सबसे कम खर्चा हुआ और सबसे कम प्रगति हुई। कुछ राज्यों ने बहुत कमिटमेंट के साथ में इसमें काम करना प्रारंभ किया, और उन राज्यों ने यह संकल्प किया है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का उल्लेख करना चाहता हूँ। वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया है कि हम 2021 तक प्रदेश के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने के लिए काम करेंगे। झारखंड की सरकार ने भी पहले उस पर काम किया था, लेकिन अब कुछ विराम लगा है। शायद मुझे लगता है कि कुछ गति अब आने वाले समय में बढ़ेगी। लेकिन जल जीवन मिशन के माध्यम से हम न केवल पीने का पानी पहुंचाएंगे, हम न केवल प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, अभी तो हमारी मातृशक्ति जो है, हमारी माताएं बहनें, जिनको पीने का पानी लेने के लिए रोज मीलों पैदल चलना पड़ता है। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं सभापति महोदय, और पश्चिमी राजस्थान का भी सुदूर रेगिस्तान का हिस्सा, मेरे मित्र कैलाश जी बैठे हैं, इनके भी लोकसभा क्षेत्र में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में शायद बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जिनको महिलाओं को, जब वो 12-13 साल की उम्र की बच्ची होती है, तब से लेकर के 65-70 साल की उम्र की हो जाती है, तब तक प्रतिदिन अपने सिर पर पानी रख करके 2-2 मटके पानी रख करके लाना होता है। और वो जितने किलोमीटर रोजाना पानी के लिए चलती हैं, उस जीवन पर्यंत जितने किलोमीटर चलती हैं, माननीय सभापति महोदय, आप महिला होने के नाते उनका दर्द समझ सकती हैं कि वो जितने किलोमीटर कुल मिलाकर के चलती हैं, यदि एक दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ करें तो शायद धरती के 2 चक्कर अपने जीवन में लगा लेती। इतनी बड़ी ड्रेजरी जो महिलाओं से है, उनको मुक्त करने के दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जल जीवन मिशन के माध्यम से काम करना प्रारंभ किया। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि हमारी अधिकतम निर्भरता भूगर्भ के जल पर है, और भूगर्भ के जल संसाधनों को हम किस तरह से, जो अति दोहित हैं और लगातार जिनमें पानी की कमी हो रही, क्योंकि वो इनविजिबल सोर्स है, वो दिखाई नहीं देते, और दिखाई नहीं देने के कारण से जमीन के पानी को लगातार हम जिस तरह से अति दोहित कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से देश के सामने बड़ी चुनौती और चिंता का विषय। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अथाह भूजल था, आज उन जगहों में पीने का पानी भी नहीं, और पीने का पानी भी दूसरी जगह से ला करके वहां पिलाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हम सब लोगों के हिस्से के
के परिवेश में कहीं न कहीं होगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है। भूगर्भ के जल की जिस तरह से क्वालिटी का अफेक्ट हो रही है, आर्सेनिक का प्रभाव बढ़ रहा है, फ्लोराइड का प्रभाव जिस तरह से भूगर्भ के जल में बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और हमने इस दिशा में कि हम भूगर्भ के जल को किस तरह से पुनर्भरित कर सकते हैं, इस दिशा में भी हमने व्यापक योजना के साथ में तेजी से काम करना प्रारंभ किया। माननीय सभापति महोदया, जैसा मैंने कहा कि हमारी 65% आवश्यकता भूगर्भ के जल से पूरी होती, 65% आवश्यकता, वो भी बताएंगे, 65% आवश्यकता जो है भूगर्भ के जल से पूरी होती। और आज जिस तरह से जो कुल पानी का उपयोग हमारे पास हमारे यहाँ होता है, मैं आज भी कहीं चर्चा कर रहा था, एक बहुत वरिष्ठ हमारे माननीय सदस्य बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि अपने घर में हम पानी बचाएंगे। निश्चित रूप से सब लोगों ने इस दिशा में सोचना प्रारंभ किया। मैं एक संस्मरण आप सब लोगों से साझा करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हवाई जहाज में बंबई से दिल्ली आ रहा था, इंडिगो का हवाई जहाज था, 3 सीट पर बैठे थे, साथ में एक महिला और उनकी छोटी सी बच्ची बैठी थी। एयर होस्टेस ने लाकर के पानी का ग्लास दिया, तीनों लोगों को एक एक पानी का ग्लास दिया। मैंने अपना पानी पिया, ग्लास को तोड़ करके सामने पॉकेट में रखा। उस छोटी सी बच्ची ने भी 2-3 बार में अपने ग्लास का पानी पूरा समाप्त किया। उनकी माताजी ने एक घूंट पानी पी करके रख दिया था। थोड़ी देर बाद में जब वो एयर होस्टेस ट्रैश इकट्ठा करने के लिए आई, मैंने अपना ग्लास डाला, उस बच्ची ने अपना ग्लास डाला, और उनकी माताजी जब अपना ग्लास आधे से ज़्यादा भरा हुआ ग्लास जब डालने लगी, तो उस बच्ची ने हाथ पकड़ करके कहा, मामा यू कैन नॉट वेस्ट वाटर, मोदी जी ने मना किया। 4 साल की बच्ची इस दिशा में, 5 साल की बच्ची इस दिशा में सोचने लगी। निश्चित रूप से ये एक ट्रांसफॉर्मेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के लोगों के सोच में बदलाव आ रहा है। और जब बिहेवियर चेंज होता है, जब सोच में बदलाव आता है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लेकिन आज हम घर में जितना पानी उपयोग करते हैं, उन्होंने कहा कि हमने घर में तय किया है कि कम से कम पानी उपयोग करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जितना पानी हम देश भर में साल भर में उपयोग करते हैं, केवल उसका 6% पानी हम जो है वो डोमेस्टिक यूज के लिए लेते हैं। 5% पानी जो है हमारा इंडस्ट्री के लिए हम यूज करते हैं। 89% ऑफ द वाटर ऑफ द टोटल वाटर व्हाट वी यूज इज बीइंग यूज्ड इनटू एग्रीकल्चर, 89% पानी। और निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि हमारा पानी जो है वो लीस्ट प्रोडक्टिव पानी ऐसा दिखाई देता है। आज समय की मांग है, ये आवश्यकता है कि राज्यों को, और मैं तो आदरणीय सारे माननीय सदस्यों से भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने परिवेश में भी किसानों को इस दृष्टिकोण से जागृत करने का काम प्रारंभ करें कि हम किस तरह से कम पानी का उपयोग करके सही फसल का उपयोग करें, किस जगह के लिए किस फसल की आवश्यकता है, और उसी फसल को हम उगाएं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा की वर्तमान सरकार का। उन्होंने जब योजना अपने यहाँ ली, और उन्होंने, क्योंकि हरियाणा में चावल पारंपरिक रूप से पहले नहीं उगाया जाता था, लेकिन आज हरियाणा में अधिकतम किसान चावल उगा रहे हैं, और चावल उगाने के किसान को दूसरी फसल के लिए शिफ्ट करना, माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई, और उन्होंने कहा कि जो किसान चावल की जगह मक्का उगाएगा, हम 100% उसकी मक्का के फसल का प्रोक्योरमेंट करेंगे, और साथ ही साथ में उसको 2-2.5 हजार रुपए प्रति एकड़ का इंसेंटिव भी देंगे। एक जिले में प्रायोगिक रूप से उन्होंने प्रारंभ किया, 1 महीने में 18,000 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन इस पे ट्रांसफर हुई, और कुल मिलाकर के 1 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उनको ट्रांसफर करने में, मक्का जो चावल से मक्का पैदा की तरफ ट्रांसफर करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस तरह के प्रयोग शायद कुछ प्रदेशों में और भी हुए होंगे। पानी बचाने की दिशा में पंजाब ने भी अपने यहाँ एक योजना प्रारंभ की है प्रायोगिक रूप से, लेकिन सब प्रदेशों को और हम सबको, क्योंकि हम सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, हम उनका नेतृत्व करते हैं, हम आवश्यकता है कि हम अपने किसानों को भी इस दिशा में जो है जागृत करें कि वो किस तरह से क्या फसल और मिनिमम पानी के उपयोग के साथ में किस तरह से जो है वो काम करें। देश की सरकार जो वाटर एफिशिएंट इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर्स पर और ड्रिप इरिगेशन के लिए सहायता मुहैया कराती है और काम कर रही है। अब मैं बुंदेलखंड के लिए भी जो है देश की सरकार ने कुछ जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से कुछ उपाय किए हैं, जिसमें वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु और सतही परियोजना, छोटे तालाबों के निर्माण के लिए और उन निकायों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया। माननीय सभापति महोदया, जो इस AIBP के कार्यक्रम की जिसकी मैंने चर्चा की, उस AIBP के कार्यक्रम में जो 99 परियोजनाएं ली थी, उसमें भी 7 परियोजनाएं जो है अर्जुन सहायक, राजघाट नहर, उत्तर प्रदेश के लहचूरा बांध, कछरौड़ा बांध और मध्य प्रदेश के बेरियापुर, LCB, सिंहपुर और सिंध चरण सेकंड का आधुनिकीकरण हमने इसमें लिया था। और इसमें उत्तर प्रदेश की 3 परियोजनाएं
राजघाट नहर, लहचूरा बांध और कचनौड़ा बांध के निर्माण कार्य आज पूरे हो गए और 201 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता इसमें जो है वो जारी की गई है और इन परियोजनाओं के माध्यम से 61,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता जो है वो बुंदेलखंड में नई सृजित हुई है और PMKSY की ये जो कुल परियोजनाएं इन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजनाओं में जो है इसे निश्चित रूप से उस बुंदेलखंड में आने वाले समय में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। माननीय सभापति महोदया, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए देश की सरकार ने 2009 में एक विशेष पैकेज जो है वो पैकेज अनाउंस किया था। 7,266 करोड़ रुपए के इस पैकेज में से 3,760 करोड़ रुपए बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश में स्थित हिस्से और 3,506 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए थे। इस 2011 में जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अलग से 200 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए दोनों प्रदेशों को दिए गए और 2009 में जब यह योजना प्रारंभ हुई तब से लेकर के 2018 तक 6,257 करोड़ रुपए जो है वो बुंदेलखंड पैकेज के दोनों प्रदेशों को दे दिए गए। माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीय अध्यक्ष सदस्य ने अपने संकल्प में जो चर्चा की केन बेतवा लिंक परियोजना की, मैं नदियों को जोड़ने की परिकल्पना के बारे में भी कुछ बात आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, वर्षों से देश इस बात का सपना देख रहा है और देश के सामने एक चुनौती है कि देश के लगभग 1/3 हिस्से में हर साल जो है सूखा पड़ता है और देश के लगभग 13% हिस्से में हर साल बाढ़ का जो है वो दृश्य विभीषिका हमको देखने को मिलती है और देश में अनेक वर्षों से अंग्रेजों के जमाने से इस बात पर चर्चा और चिंता हो रही थी कि हम देश में किस तरह से इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए काम करें। मैं आज एक बार फिर पुनः स्मरण करना चाहता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उनके समय में जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश के दूरगामी विकास के लक्ष्य को लेकर के अनेक कार्यक्रम का प्रारंभ किए थे। देश हमेशा याद रखेगा कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और जो देश के जो विकास में बड़ी सड़कों का योगदान के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया, प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कल्पना उन्होंने दी। उसी पंक्ति में, उसी लाइन में देश की नदियों को जोड़ने की संकल्पना भी उन्होंने देश के सामने रखी। आदरणीय सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया और उस कमेटी ने देश भर में का अध्ययन करके देश भर में कुल मिलाकर के 30 ऐसे लिंक्स आइडेंटिफाई किए जो 14 हिमालयन रीजन में और 16 जो है वो पेनिनसुलर रीजन में ऐसे थे, जिनके माध्यम से हम देश की ऐसी नदियों को जहां सरप्लस वाटर है उनको डेफिसिट बेसिन्स के साथ में जोड़ सकते हैं और जोड़ करके इन सब समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकते हैं। इस दिशा में जो परियोजनाएं कुल मिलाकर के लिंक्स आइडेंटिफाई हुए, उन लिंक्स आइडेंटिफाई उनमें से 14 लिंक्स की जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई है जो पेनिनसुलर रीजन के हैं और 2 जो हिमालयन रीजन के हैं उन लिंकों की भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दी गई है। इसके अतिरिक्त उनमें से 4 प्राथमिकता वाली परियोजनाएं आइडेंटिफाई की जिनको हम शीघ्रता के साथ में पूरा कर सकते हैं, प्राथमिकता के साथ में पूरा कर सकते हैं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उसमें से पहले नंबर पर यदि कोई परियोजना है तो माननीय सदस्य ने जो अपने संकल्प में जिस बात के लिए आग्रह किया है वो केन बेतवा लिंक परियोजना है। आज केन बेतवा लिंक परियोजना का DPR तैयार हो गया है और DPR तैयार करके हमने अन्य परियोजनाओं पे जिस तरह से काम किया, अन्य राज्यों ने अपने यहाँ इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट लिंक की परियोजनाएं बनाने के लिए भी कहा। 47 प्रस्ताव ऐसे कुल मिलाकर के आए, उसमें से 37 जो है इंटर स्टेट लिंक्स और इंट्रा स्टेट लिंक्स पे PFR को हमने पूरा कर दिया और पूरा करके, क्योंकि राज्यों को अंततः ये राज्य का विषय, जल संसाधनों का मालिकाना हक उनके पास में, हमने राज्यों को भेजा है कि राज्य अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति इसमें जो है प्रदान करें। राज्य साथ में बैठ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें ताकि इस दिशा में काम आगे बढ़ाया जा सके। इस जो केन बेतवा परियोजना में भी हमने इस दिशा में का जो है वो लगभग सहमति के स्तर तक पहुंचे, दोनों प्रदेशों ने पहुंचने का काम किया। कुछ विषयों को लेकर के उनके बीच में जो है वो अभी मतभेद था, कुछ विषयों को लेकर के उनके मन में अभी भी शायद कुछ जो है छोटी मोटी आपस में आशंका और असहमति की स्थिति थी। लेकिन आज मैं आपके सामने प्रसन्नता से कहना चाहता हूं कि हमने दोनों राज्यों के साथ में बैठ करके, उनके अधिकारियों के साथ में बैठ करके और मुख्यमंत्रियों के साथ में भी बैठ करके विचार विमर्श किया।
दोनों राज्यों के बीच में लगभग सहमति जो है वो फाइनल सहमति के स्तर पर हम पहुंचे, लेकिन कुछ जो है मानसून और नॉन मानसून समय में जल के बंटवारे को लेकर के कुछ अभी थोड़ा उनके बीच में मतभेद है, लेकिन अनेक बार साथ में बैठ करके हमने रिजॉल्व करने के लिए काम किया। जो बंटवारे नॉन मानसून रीजन में जो पानी की उपलब्धता को लेकर के जो चिंता थी, उत्तर प्रदेश की उस चिंता को दूर करने के लिए, और जैसा माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में भी कहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अनेक तालाब है। मैं सदन की जानकारी के लिए माननीय सदस्य ने भी कहा था, माननीय अनुराग जी ने भी जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जब पानी की कमी की जब बात होती है तो लातूर की बात होती है, जब बुंदेलखंड की बात होती है। लेकिन बुंदेलखंड के राजाओं ने 1000 साल से लेकर के 600 साल पहले तक उस 400 साल के कालखंड में 10,000 से ज्यादा बड़े बड़े तालाब अपने क्षेत्र में बनाए थे, और उन तालाबों के कारण से वो क्षेत्र जो है जल समृद्ध क्षेत्र था। लेकिन कालांतर में वो तालाब खोते गए, गुमते गए, गायब होते गए, उन पर अतिक्रमण हो गए, वो लुप्त प्राय हो गए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अपना खेत अपना तालाब योजना के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इनिशिएटिव लेकर के काम करना प्रारंभ किया है। लेकिन उसके साथ साथ में जो है अन्य नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस दिशा में काम करना जो है वो प्रारंभ किया है, और इस दिशा में काम तेजी के साथ में हो रहा है। और उन तालाबों को हम इस केन बेतवा लिंक के माध्यम से भर दें, ऐसे छत जो है हमने लगभग 38 तालाबों को हमने आइडेंटिफाई किया है, ताकि उन तालाबों को हम भर दें। वो न केवल जमीन के पानी को पुनर्भरित करने के लिए काम करेंगे, अपितु स्थायी रूप से इस क्षेत्र की जल समस्या का समाधान करने में भी कारगर होंगे। माननीय सभापति महोदया, इसके कारण से जो समस्याएं दूसरी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होती हैं, जैसा मैंने कहा कि एक समस्या जो है वो दूसरी समस्या को पैदा करती है। पानी की समस्या ने जो है खेती को प्रभावित किया, और खेती ने चारे के समस्या पैदा की, और चारे के कारण से अन्ना प्रथा जो थी वो समस्या। मैं तो वही बता रहा हूँ दीदी। हाँ, पूरा करने जा रहे हैं, बिल्कुल पूरा करेंगे। मैं निश्चित रूप से जो है उसको पूरा करने की दिशा में हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उस दिशा में जो है हम आगे बढ़ेंगे और इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए काम करेंगे। अन्ना प्रथा की चुनौती हमारे सामने है। गाज पशुधन, जो पहले हमारा पशुधन जो है, हमारा बैल अनेक उपयोग में आता था, खेती के लिए काम में आता था, रहट चलाने के लिए काम में आता था, पानी निकालने के लिए काम में आता था, कोल्हू में बैल की तरह जा चल करके कोल्हू में से तेल निकालने के लिए काम में आता था। लेकिन तकनीकी के परिवर्तन के कारण से जिस तरह से वो अनुपयोगी और उसके अनुपयोगी होने के कारण से जो चुनौतियां देश के सामने आई हैं, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकट है। और आवारा पशुओं का संकट को दूर करने के लिए सरकार अनेक तरीके से काम कर रही है। गोकुल मिशन प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत हम जो है अपने देशी गौवंश को किस तरह से हम उसको समृद्ध कर सकते हैं, साथ ही साथ में सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से हम किस तरह से जो है मेल काफ्स के बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमने काम करना प्रारंभ किया है। हमारा पशुधन जो है वो उपयोगी बने, हमारा पशुधन जो है वो प्रोडक्टिव बने, इस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पशुधन विकास के लिए अलग से एक मंत्रालय क्रिएट करके उस दिशा में हमने फोकस्ड अप्रोच के साथ में काम करना प्रारंभ किया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्योंकि माननीय सदस्य के संकल्प में उन्होंने जो है केन बेतवा लिंक के बारे में चर्चा की थी, मैं केन बेतवा लिंक के परिप्रेक्ष्य में कुछ बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना में जो मध्य प्रदेश की केन और बेतवा दोनों नदियों को जोड़ने की परियोजना है, इसमें 9 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसमें कुल सिंचाई की बढ़ने की संभावना है। और मध्य बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दतिया, दमोह और विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले, और उत्तर प्रदेश के माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी का क्षेत्र महोबा, बांदा और झांसी जिलों को निश्चित रूप से लाभ होगा, वहां के किसानों को लाभ होगा, और इस पूरे क्षेत्र को जो है हमेशा हमेशा के लिए पेयजल के संकट से जो है वो सब जो इनको निजात मिलने का काम होगा। माननीय सभापति महोदया, इसके लिए जो बांध बनने इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाना है, उस स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पर्यावरण स्वीकृति, जो एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत थी, और जितनी तरह की स्टैट्यूटरी क्लियरेंस की जरूरत थी, चाहे वो वन्य जीव संरक्षण के लिए के अधिनियम के अंतर्गत जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस चाहिए, जो एनवायरमेंट क्लियरेंस से जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस चाहिए, वो सारी
वो जो ट्राइबल के लिए जो स्वीकृति चाहिए वो सारी स्वीकृतियां जो है वो प्राप्त कर ली है। हमको फर्स्ट फेज के लिए जो है स्टेज 1 की एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है इन टोटलिटी स्टेज 1 की जो पर्यावरण स्वीकृति मिल गई है। और केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो एक छोटे सा विषय जैसा मैंने जिक्र किया, उसके बाद में उन दोनों राज्यों के बीच में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होते ही हम शीघ्र इस दिशा में काम करने के कगार पर आज खड़े। निश्चित रूप से इस दिशा में तो मैं आज सदन के सामने विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सपने को पूरा करने में भी हम लोग कामयाब होंगे और निश्चित रूप से इस दिशा में हम काम करेंगे। और न केवल इस दिशा में पेयजल के लिए हम काम करेंगे, सिंचाई क्षेत्र के लिए काम करेंगे, अपितु साथ ही साथ में 48 और टैंक्स जो चिन्हित किए हैं उसमें से 46 टैंक जो चिन्हित किए हैं जिनको जोड़ा जा सकता है, उसमें से 38 टैंकों को साथ में जोड़ करके इस योजना के माध्यम से उस पूरे क्षेत्र को जल सुरक्षित बनाने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। उर्मिल बांध का जो विषय माननीय सदस्य ने अभी जो चर्चा में लाया है और अपनी चर्चा के समय में भी अपना वक्तव्य देते हुए भी जो उन्होंने कहा था उसको एक बार हम लोग एग्जामिन करा रहे हैं और एक बार एग्जामिन करने के बाद में उसको किस तरह से इस योजना के साथ में जोड़ा जा सकता है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के हिस्से के पानी से उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आवश्यकता होगी उस हर एक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिट है। हम सब लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम इतना गंभीरता के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और जैसा मैंने विस्तार से आप सबके सामने विषय रखा कि हम जल संरक्षण और देश को जल समृद्ध बनाने के लिए एक हॉलिस्टिक जो है वो समाधान देने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य जो है उन्होंने जो ये संकल्प रखा है, क्योंकि देश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहले से ही इन सब विषयों पर लगातार काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि जैसा मैंने कहा कि हम केन बेतवा लिंक परियोजना पर प्राथमिकता से काम कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य ने ये जो संकल्प इस रेजोल्यूशन सदन के सामने रखा है उस संकल्प को वो वापस लें और इस बात के इस भरोसे और विश्वास के साथ में वापस लें कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके संकल्प को प्रधानमंत्री जी का संकल्प बना करके पूरा करने के लिए काम करेंगे। माननीय निहाल चंद जी ने एक विषय रखा कि जो गंगानगर में पीने के जो पानी की वाटर क्वालिटी की समस्या, लगभग 13 जिले, मैं भी उसी पानी को पीता हूँ, मैं भी उसी दुख से पीड़ित हूँ, उसी गंगानगर के रास्ते से आने वाली पानी, ये और अवनीत सिंह जी भी उसी के सताए में, हम सब लोग उसी के सताए में कि जो लुधियाना में राजस्थान के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भी वही पानी पीते हैं, जल शक्ति मंत्री भी वही पानी पीते हैं, हम भी वही पानी पीते हैं। लेकिन जो लुधियाना से जो अनट्रीटेड पानी, चाहे सुवेज का और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और विशेष रूप से जो वहाँ की जो प्लेटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका पानी जो नदी में सतलुज दरिया में डाला जाता है अनट्रीटेड, उस पानी को जो आगे आकर के राजस्थान तक पेयजल और सिंचाई के लिए काम में आता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान निश्चित रूप से उससे व्यथित हैं। हमने पंजाब की सरकार को पत्र भी लिखा, वहाँ आकस्मिक निरीक्षण भी करवाए, उनको नोटिस भी दिया है कि इस जो है इंडस्ट्रीज को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कमिट किया था कि हम शीघ्र इस दिशा में जो है ठोस कदम लेंगे। अभी हमने निर्देश दिया है, मंत्रालय की एक टीम जाकर के वापस उसको इंस्पेक्ट करेगी और ये समस्या निश्चित रूप से गंभीर है, मेरे संज्ञान में भी है और इसको भी समाधान के लिए भी जो कुछ भी प्रयास किए जाने चाहिए निश्चित रूप से उन सब से प्रयास करेंगे। मैं पुनः माननीय सदस्य आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ऐसी गंभीर विषय पर चर्चा का इस सदन को मौका दिया। सारे माननीय सदस्यों ने जो इस चर्चा में जिन्होंने हिस्सा लिया उन सबको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस चर्चा को जो है सम्मिलित किया, अनुमति प्रदान की और लगातार 3 सत्र तक इतनी सिटिंग्स में इतने सारे सदस्यों को मौका दिया। माननीय सभापति महोदया ने भी पूरा बिना किसी जो है रोक के टाक के मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। आप सबका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे इस संकल्प को लें। आप सब लोगों को भी जिन्होंने इस चर्चा को गंभीरता के साथ में सुना, आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं और अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।
पुष्पेन जी, आपको मौका देने से पहले करड़ी संगना जी और जनार्दन मिश्रा जी अपनी प्रश्न अगर कुछ है तो पूछ लें। मैडम, सभापति मैडम, ये जल शक्ति मंत्री के साहब के पूछना रहा हूँ। ओनली क्वेश्चन सर। रिवर लिंकिंग के बारे में कर्नाटक में किस किस नदी जुड़े हुए जरा बताएं। मिश्रा जी। सभापति महोदय, मैं जल शक्ति मंत्री से पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने जो जल संरचनाओं को डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्गीकृत करने का प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद। क्या वो ब्लॉक वाइज करने का भी प्रयास करेंगे? मंत्री जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, मैं दिल्ली से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, लेकिन बिदुड़ी जी बैठे तो ये मौका बिदुड़ी जी के लिए। धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी कि उन्होंने दिल्ली के बारे में जो चिंता की है व्यक्त। यमुना नदी जो है उसका पानी जो हमेशा झगड़ा चलता रहता है माननीय मंत्री जी, और सभी नदियों को जोड़ने का काम सरकार कर रही है प्रायोरिटी बेस पे। अटल जी के सपने को पूरा कर रहे हैं आप लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो क्या यमुना नदी में हमेशा हजारों करोड़ रुपया उसका फंड लगता है, और क्या हम आने वाले 2 या 3 साल में ये देख पाए कि यमुना की नदी के अंदर हम उसमें भी गोता लगाकर नहा सके वहां पर, और स्वच्छ पानी का आनंद दिल्ली के लोग भी ले सके वहां पर? जो यमुना का वाटर लेवल दिन पर दिन दिल्ली का वाटर लेवल गिर रहा है वो ऊपर हो सके, ये मैं आपसे एक बार निवेदन चाहता हूं कि यमुना नदी के बारे में भी कोई विचार है कैसे? मंत्री जी, इसमें थोड़ा सा और जोड़ लीजिए। जो पोल्यूशन लेवल्स हैं दिल्ली के अंदर और ग्राउंड वाटर जो पोल्यूटेड हो चुका है हैवी मेटल्स की वजह से, और जो इंडस्ट्री दिल्ली से हरियाणा आदि शिफ्ट हुई है, उसका जो असर दिल्ली के पानी पर हो रहा है, क्या दिल्ली सरकार ने आपसे कभी चिंता व्यक्त की, कभी आपके संज्ञान में वो विषय लेके आए या कुछ मदद मांगी है? ये भी आप बता दीजिए। क्रॉप डाइवर्सिटी को लेकर आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन बावजूद उसके क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ आपका कुछ तालमेल चल रहा है? क्योंकि सब 89% अगर पानी जो है वो एग्रीकल्चर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। ये बता दीजिए। फिर चंदेल जी, आप अपनी बात कह दीजिए। धन्यवाद मान सभापति महोदय। विष्णु दयाल जी, आपको भी, चलिए आप भी पूछ लीजिए, सभी इकट्ठा ही पूछ लेना सब। विष्णु दयाल जी। मैडम, 256 जिलों को वाटर स्टेट जिलों की सूची में रखा गया है। मेरा संसदीय क्षेत्र का जो 2 जिला है, पलामू और गढ़वा, वो रेन साइडो एरिया में पड़ता है, और प्रत्येक वर्ष ऑलमोस्ट मार्च से लेकर के मई के महीने तक पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं रहता है। मैं निवेदन करने गया था, मैंने लिख करके भी दिया है मंत्री जी को, उन्होंने कार्रवाई भी की है। बावजूद इसके वो दोनों जिले अभी तक सम्मिलित नहीं किए गए हैं। उन दोनों जिलों को सम्मिलित करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे उसके ब्लॉक्स जो हैं वो भी ब्लैक ब्लॉक डिक्लेयर किए जा चुके हैं। तो न केवल वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, बल्कि दूसरा प्रॉब्लम इससे जुड़े हुए मैडम, वहाँ पर आर्सेनिक और फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो भी उसकी ओर भी मंत्री जी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जी जी, मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कर्नाटका के लिंक्स के बारे में बात की है, ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है, जिसमें हमने 30 लिंक्स आइडेंटिफाई करके जिसपे काम करना प्रारंभ किया, उसमें कर्नाटका के 3 लिंक्स हैं, अलमाती पेनार, नेत्रावती हेमावती और बेती वर्धा। इन 3 लिंक्स के ऊपर हमने काम किया है। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, आपने और माननीय सांसद रमेश विधुड़ी जी ने जो यमुना को लेकर के प्रश्न खड़ा किया, माननीय सभापति महोदय, यमुना नदी में वजीराबाद में ओखला में आने के बाद में पीने का पानी या पानी शेष नहीं रहता है। जो कुछ भी पानी है वो दिल्ली से जिस तरह से सूरज जाता है वही पानी उसमें बचता है, क्योंकि पानी उससे पहले सारा रोक लेते हैं। दिल्ली के पानी, पीने का पानी तक भी पूरा पर्याप्त नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से चिंता का विषय। जहाँ तक जो अनट्रीटेड सूवेज जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जब गंगा नदी की स्वच्छता, उसकी अविरलता और निर्मलता पे काम करना प्रारंभ किया था। वर्षों से काम चल रहा था, 1985 से गंगा की स्वच्छता के लिए काम हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई डायनेमिक्स प्रदान की, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम गंगा की बात करेंगे तो पूरी गंगा बेसिन के लिए बात करेंगे, और जब गंगा बेसिन के लिए काम करेंगे तो गंगा की जितनी सहायक नदियाँ, चाहे यमुना है या यमुना की सहायक, चाहे जो है यमुना की कोसी सहायक हो सकती, जितनी भी सहायक नदियाँ हैं
उन हिंडन है, काली है, उन सब की स्वच्छता के लिए साथ में काम करेंगे। पहले हमने गंगा के मूल धारा पर काम करना प्रारंभ किया था और उसमें निश्चित रूप से उल्लेखनीय सफलता मिली है। पूरी देश और दुनिया ने कुंभ के समय में और उसके बाद में अनेक अवसरों पर देखा है। यमुना में भी हम उस दृष्टिकोण से काम करना प्रारंभ किया, हमने काम करना प्रारंभ किया है। दिल्ली में भी सूवेज ट्रीटमेंट के लिए देश का सबसे बड़ा सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में कई वर्षों से अटका हुआ था। मैंने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के साथ में बैठ करके उसको काम को प्रारंभ किया है। 3 साल में उसको बनने में पूरा होगा और वो बनने के बाद में दिल्ली का सारा 100% सूवेज ट्रीट होकर के जाए, इसके लिए हमने जो है कदम आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ में तब तक बायोरिमेडिफिकेशन और अन्य जो है टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हम इंटरवीन करके किस तरह से नालों में अभी से हम जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हमने कुछ प्रयोग इस दिशा में प्रारंभ किए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अनेक अनुभव उस दिशा में भी आए हैं। यमुना में पानी जो जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हम कभी उसमें गोता लगा सकेंगे, बादिंग क्वालिटी का पानी जो है वो पूरी मात्रा में यमुना में रहेगा। निश्चित रूप से उसके लिए जो है काम हमने योजना बनाई है। लखवार में किशाऊ और रेणुका जी इन 3 जगह पर बांध बना करके पानी रोकें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारा अधिकांश पानी जो है वो बरसात के समय के केवल 60-70 दिनों में 95% रेनफॉल होता है। इसलिए जो पानी बह करके नदी में बरसात के दिनों में यमुना जो है अपनी पूरी ऊंचाई तक बहती है, उस समय हमारे सांसद मित्र के सब और आप सब के लिए अलग तरह का चुनौती सामने होती है। लेकिन जो है शेष दिनों में पानी बिल्कुल नहीं रहता है। इन तीनों बांध के बन जाने के बाद में या तीनों में से लखवार पे लगभग जो है काम प्रारंभ करने की स्थिति में है। माननीय न्यायालय ने उसमें कुछ एक जो है टेम्पररी इंजेक्शन दिया है और वो मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हम उससे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में हम वहाँ काम प्रारंभ करेंगे और वहाँ जब पानी रुकना प्रारंभ हो जाएगा तो हम कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ करके वर्ष पर्यंत पानी का प्रवाह रहे, जैसा हमने गंगा में अनुभव किया। और गंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में हमने जिस तरह अविरलता बनाए के रखने के लिए एक ई फ्लो नोटिफिकेशन जारी किया कि कम से कम इतना पानी जो है वो लीन सीजन में और इतना पानी जो है वो मानसून सीजन में हमको नदी में प्रवाहित होने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। नदी एक लिविंग एंटिटी है, उसके अंदर रहने वाले चर अचर लाख जो जितने कीट हैं, हर एक का अपना जीवन और नदी पर अपना अधिकार है। उसको सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से गंगा में नोटिफिकेशन किया है, निश्चित रूप से ये बांध बनने के बाद में मैं सदन के सामने जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि यमुना में भी उस तरह का ई फ्लो नोटिफिकेशन करेंगे ताकि यमुना नदी को भी वापस पुनर्जीवित कर सकें और उसका ये जो हिस्सा जब चंबल आकर के यमुना में मिलती है राजस्थान से आकर के और उसको पुनर्जीवित करती है, उसके बीच में ये जो चुनौती है, क्योंकि पोल्यूशन का मुझे लगता है सबसे सही तरीका डाइल्यूशन है, वो पानी हम उसमें स्वच्छ पानी और छोड़ पाएंगे ताकि जो है माननीय सदस्य उसमें कभी भी जब चाहेंगे तब डुबकी लगा करके स्नान कर सकेंगे। ऐसी जो है हम स्थिति करेंगे। और साथ ही साथ में माननीय सदस्य वीडी राम जी ने जो प्रश्न किया कि जल शक्ति अभियान में उनके क्षेत्र के जिलों की, मैंने तो अपनी चर्चा में भी कहा था कि लगभग सभी माननीय सांसद साथियों ने मुझे आग्रह किया पत्र लिख करके व्यक्तिगत रूप से कि ये जल शक्ति अभियान में हमारे जिलों को भी जोड़ा जाना चाहिए। मैंने जैसा अपने वक्तव्य में निवेदन किया कि वो 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके उनमें काम करना प्रारंभ किया था, लेकिन हमने राज्य सरकारों को पत्र लिख करके कहा था कि इसी तर्ज पर वो अपने यहाँ पे भी इस तरह के काम को कि एक जो है फोकस्ड अप्रोच के साथ में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इस तर्ज पे अपने यहाँ पे अपने जिलों का जो है वो चयन करके कलेक्टर्स को नोडल अधिकारी बना करके काम करें। मैं माननीय सांसद माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने राज्य की सरकार से अप्रोच करें और वो राज्य की सरकार इस दिशा में इनिशिएटिव ले। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस की आवश्यकता होगी, हम पूरी कमिटमेंट के साथ में राज्य के और माननीय सदस्य के साथ में खड़े रहेंगे, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब हम लोग दूसरी बार यहाँ पर सदन में जब क्षेत्र की जनता ने हम लोगों को यहाँ पर भेजा और ख़ास तौर से ऐसे क्षेत्र हमारे हमीरपुर लोकसभा जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आती है, जहाँ पर पानी हमारे यहाँ सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है, सबसे बड़ी दिक्कत है, वही कठिनाई है। जब मैंने ये संकल्प रिजोल्यूशन जब लगाया तो मुझे
मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता की शुभकामनाएं हैं। जो ये संकल्प पहला इस सत्र का 17वीं लोकसभा का ये पहला संकल्प हमारा स्वीकृत हुआ, और जो ये संकल्प सभापति महोदय जब ये आया तो मैं समझता हूं ये काम निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2019 के दिन ये संकल्प हमारे यहाँ पर आया था और उस दिन से संकल्प पर चर्चा हुई और देश के कोने कोने से सब लगभग सभी प्रांतों के लोगों ने, सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे। अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे यहाँ के जो छुट्टा गौवंश है, जो मवेशी हैं, उनके लिए, और वहाँ पर पानी के संकट को देखते हुए जो बुंदेलखंड की जनता के लिए जो उन्होंने समर्थन दिया है, जो हम लोगों को संबल दिया है, मैं उन सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। महोदय, हमारे इस महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन में, संकल्प में, जिसको माननीय मंत्री जी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने अपना बात रखते समय ये विश्वास के साथ इस बात को पूरा किया कि इस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प बना करके हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे इस महत्वपूर्ण संकल्प में सभी हमारे माननीय सदस्य आदरणीय श्री निशिकांत दुबे जी, श्री निहाल चंद जी, श्री मुकेश राजपूत जी और हमारे बुंदेलखंड के वरिष्ठ सांसद आदरणीय श्री भानु प्रताप वर्मा जी, उन्होंने भी बात रखी। और सभापति महोदय, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, वो उन्होंने बात एक बोली श्री भानु प्रताप वर्मा जी ने कि आज पूरा 9 माह हो गया है कि 9 महीने से ये संकल्प सदन में चर्चा के समय था। तो वो बोल रहे थे ये निश्चित रूप से हम लोगों को इसका योग दिवस के दिन ये प्रारंभ हुआ था और ये पूरा होगा और उसका लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री जी के उद्बोधन से हम लोगों को लगा भी कि इस पर हम लोगों को सफलता मिलेगी। विपक्ष के नेता आदरणीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी, भले ही वो बंगाल से आते हैं, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड का समर्थन किया, वो भी सदन में नहीं है, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। श्री आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी, हमारे बांदा के सांसद श्री RK सिंह पटेल जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री नायक सिंह जी, नायब सिंह सैनी जी, हमारे झांसी से सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, राजस्थान से श्री दुष्यंत सिंह जी, श्री PP चौधरी जी, श्री भागीरथ चौधरी जी, श्री गुमान सिंह जी, श्री जनार्दन मिश्रा जी, श्री रितेश पांडे जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी, और अंत में हमारे जम्मू कश्मीर के सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर श्री हसन मसूदी जी, उन्होंने भी इस बात पर रखा। मैं सबका इसलिए आभारी हूं सभापति महोदया कि जल की आवश्यकता सबको है, चाहे सुदूर कोई ग्रामीण क्षेत्र हो और चाहे दिल्ली की बात हो। अभी जब बात हो रही थी तो मैं देख रहा था कि सभापति महोदय आप भी आसन पर विराजमान हैं, आपके मन में भी अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जो जिम्मेवारी का जो एहसास था, मर्यादा में उस बात को नहीं उठाना चाहती थी। आपने बुजुर्ग जी को मौका दिया और उसके बाद भी कुछ लगा कि कुछ बचा है, वो भी आपने सदन में रखा। तो मेरा ये मानना है कि देश के कोने कोने के लोगों ने इस पानी की समस्या को लेकर के जो बात रखी है, निश्चित रूप से सर्वाधिक समस्या हर व्यक्ति को लगती होगी कि हमारा संसदीय क्षेत्र ज्यादा संकट में है। लेकिन मैं आपको बड़ी भावुकता के साथ सभापति महोदय बताना चाहता हूं, हमारा बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, जितना पलायन हमारे बुंदेलखंड से हुआ है और जितना शायद मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से, महोबा से, राठ, चरखारी, तिंदवारी से हुआ है, शायद संभवतः किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र से इतना पलायन नहीं हुआ होगा। मैं ये बात भी अच्छी प्रकार से इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि हमारे यहाँ अगर जल का संकट नहीं होता तो हम लोग हमारे क्षेत्र में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। और संकट कैसे बढ़ता चला जाता है। आज अभी मंत्री जी ने जब अपनी बात रखी कि 1000 साल पहले वहां के राजाओं ने जो तालाब बनवाए थे, 1000 साल पहले की बात है सभापति महोदया, सौभाग्य से मेरे पूर्वजों के बनवाए हुए वहां पर तालाब हैं और वो छोटे तालाब नहीं हैं, हजार हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर के तालाब हैं। वहां पर किसी भी तालाब को तालाब या पोखर नहीं कहा जाता है। हमारे क्षेत्र में तालाबों के जो नाम होते हैं, कीरत सागर, मदन सागर, कल्याण सागर, जैसे नाम लेंगे, रहलिया सागर, सभापति महोदया, हमारे यहाँ तालाबों का जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है, उनको सबका नाम है, उसको सागर के नाम से बोला जाता है। वो 1000 वर्षों के पूर्व जब चंदेल शासन काल में उनका निर्माण हुआ था, तब वहां पर जल प्रबंधन जो था, वो जल प्रबंधन पहले देश को आजाद होने के बाद से उसमें कमी आई, उसको बढ़ नहीं पाया। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके आने के बाद पूरे देश की उम्मीदें जगी हैं। हमारे बुंदेलखंड के भी एक गांव में लोगों को ये उम्मीद जगी है कि आदरणीय मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी के, उनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश की, हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निदान होगा। जैसा कि अभी बात आई, मुझे अभी तक जानकारी नहीं थी,
लेकिन मुझे ये तो पता था कि हमारे उत्तर प्रदेश में 2021 तक योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया है कि घर घर में हम जल नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे। मैं समझ रहा था मेरे बुंदेलखंड में ही वो काम पूरा हो रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश का काम चल रहा है। और उन्होंने भी जल शक्ति मंत्रालय बनाने का जो काम किया है प्रदेश में, तो देश की, मेरे क्षेत्र की जनता उसको बड़ी आशा भरी निगाहों से माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं। जिसका आश्वासन आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी माननीय मंत्री जी ने दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो काम है, ये काम निश्चित रूप से ये आगे आने वाले समय में ये पूरे होंगे। महोदय, मैं अपनी बात को जो रखते समय जो भी बातें आई, जो हमारा जो बिल है कि नदियों को लिंक करके बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को छुट्टा गौवंश की व्यवस्था के लिए वहां पर जल की कमी, उसका मुख्य जो कारण है कि जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग की बात जो छुट्टा गौवंश से जो बिल में जोड़ी गई है, वो इसलिए जोड़ी गई है कि हम लोगों को अगर खाद्यान्न का संकट होता है तो हम लोग कहीं से भी मंगा लेते हैं। देश का कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति वो जम्मू कश्मीर से सेब भी प्राप्त कर लेता है और वो दुनिया के किसी भी देश से ड्राई फ्रूट्स भी मंगा लेता है, लेकिन जो गरीब जो क्षेत्र की जनता है वो महोदय वहां से अपना खाद्यान्न के लिए वो देश अपने क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकती। और किसी प्रकार से अगर वो ले भी आता है, मैं इस बात को बड़े दर्द के साथ, बड़ी भावुकता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं। वो जब गाय पालने वाले लोग अमीर लोग नहीं होते, जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, वो लोग गाय पालते हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि किसान में वो ताकत है कि उसके पास भूमि भी ना हो तो भी वो किसानी करता है। दूध का उत्पादन करना एक किसी किसानी से कम नहीं है, और वो वही किसान करता है जो भूमिहीन हो गया, कर्ज में डूब करके उसकी जमीन बिक गई, वो पलायन कर कुछ लोग कर गए, जो नहीं कर पाए, उनको जो दिक्कत महसूस हुई, उन लोगों ने सोचा हम गौवंश का पालन करें और उससे दूध का उत्पादन करें और भरण पोषण कर सकें। और उन्होंने जब इस बात को, जब हमारे क्षेत्र के लोगों ने दुग्ध उत्पादन के लिए जब काम किया सभापति महोदया, तो हमारे क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन के लिए चारे का जो संकट पैदा हुआ, सभापति महोदय मैं 10 मिनट मुझे कम से कम समय प्राप्त देने का कष्ट करें। बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीर विषय, मैं आपसे सभापति महोदय मैं चाहता हूं कि 10 मिनट का समय कम से कम प्राप्त हो जाए। महोदय, जब लोगों ने, जब वो गौवंश था, उस गौवंश को जब उन लोगों ने मजबूर हुए, उनको चारा नहीं मिला, खाने के लिए गेहूं चावल कहीं से ले आते हैं, लेकिन भूसा लाने के लिए उनको देश के किसी दूसरे कोने से, पंजाब से वो भूसा नहीं ले जा सकते। इतनी महंगाई के साथ भूसा वहां पर आएगा, इतनी महंगाई के साथ भूसा आएगा कि नहीं मिलेगा। उसी का कारण है कि हमारे बुंदेलखंड के किसानों को अपना गौवंश छोड़ना पड़ा, और उससे जितनी प्रकार की कठिनाइयां पैदा हुई, वो गौवंश जब छूटा तो वो ला करके उसने उन्हीं किसानों के खेतों को चरना शुरू किया। और आज ये स्थिति है कि किसान वहां का दिन भर खेत में मेहनत करता है और रात भर अपने खेत में गाय से, गौवंश से अपने खेत की चौकीदारी का काम करता है। सरकार बहुत अच्छा काम इस दिशा में कर रही है, और जो भी काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो सराहनीय है। मैंने इसी सदन में सभापति महोदया मैंने मांग की थी, जब मैं पिछली बार 16वीं लोकसभा में यहां पर था, मैंने मांग की थी कि हमारे बुंदेलखंड में जो गौवंश पालने वाले लोग हैं, उन किसानों को 1000 रुपए प्रति माह सरकार देने का काम करे। तब मुझे कुछ लोगों ने बोला था, हमारे साथियों ने, कि आप सत्ता दल के सांसद हैं, ये विपक्ष के सांसदों की मांग आप कैसे रख रहे हैं। मैंने कहा था विपक्ष के सांसद नहीं, हमारी पार्टी हमको ये अधिकार देती है कि अपने क्षेत्र की भलाई के लिए कोई भी बात अपनी आप ढंग से बड़ी दृढ़ता के साथ रख सकते हैं, और मैंने मांग की थी। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश बना है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 900 रुपए प्रति गाय प्रति माह के हिसाब से वहां पर देना प्रारंभ किया है। मैं ये समझता हूं कि हमारे इस सदन में बोली हुई कोई भी बात मैं व्यर्थ नहीं जाती है, और मैं ये भी मानता हूं सभापति महोदया, हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के हम लोग रहने वाले लोग हैं, हम लोग मानते हैं कि हृदय की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है यदि मिथ्या ना हो, और हम लोग इस बात को दिल से उठाते हैं सदन में। और जब दिल से जिन बातों को उठाया है, हमारे क्षेत्र में उन सब चीजों का समाधान निकला है और बहुत सी योजनाएं हम लोग को मिली है। माननीय जो अभी असॉर्टेड सीमेंट की जो बात हुई थी गौवंश की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, समय की मर्यादा है सभापति महोदया, लेकिन बहुत सी बातें मैं रखना चाहता था कि सदन के संज्ञान में आएगी। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे यहाँ जो गौवंश की जो समस्या है, उसके लिए खाद्यान्न के जो संकट है, जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, वो बहुत नितांत आवश्यक है। उसके लिए मंत्री जी ने बड़े विस्तार से आंसर यहाँ पर दिया है। मैं एक बात कह करके अपनी बात पूरी करूंगा। माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ आपने लगभग आप 40
जो वाटर बॉडीज हैं उनको केंद्र बेतवा रिवर लिंक से आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें आपका मैं आभार प्रकट करता हूं, आपने बहुत उसको संजीदगी से लिया और आपने उसको लेकर के आपने कई बार मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग कराई, बात हुई, आप उसके लिए स्वयं संजीदा हैं। 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे क्षेत्र से, सूखे क्षेत्र से निकल करके जाए और उसके बाद उससे हमारे यहाँ मजगुआ, बेलाताल, उर्मिल बांध और जितने भी सैकड़ों की संख्या में तालाब हैं, अगर वो वंचित रह जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इस योजना के साथ न्याय भी नहीं होगा और मेरे क्षेत्र के साथ भी न्याय नहीं होगा। क्योंकि उर्मिल बांध को अगर आप पानी देंगे, इतना अच्छा सर्वे हमारे इंजीनियरों ने उस समय किया होगा, इतना अच्छा सर्वे उर्मिल बांध का किया है कि उस एक बांध में पानी आने से कम 40 तालाबों में नहर के द्वारा पानी पहुंचता है। और अगर उर्मिल बांध में पानी नहीं पहुंचेगा सभापति महोदया, तो 40 वाटर बॉडीज वंचित रह जाएंगी और हमारे क्षेत्र के जो हमारे पूर्वजों के बनवाए हुए जो बड़े बड़े सरोवर हैं वो छूट जाएंगे। वही एकमात्र उसका निदान है कि हमारे पूरे क्षेत्र में 1,60,000 हेक्टेयर हमारे क्षेत्र में सिंचित होनी है, 1,00,000 हेक्टेयर भूमि। सभापति महोदया, मैं अंत में मैं आभार प्रकट करते हुए कि आपने माननीय मंत्री जी ने, भारत सरकार ने, पूरे सभी लोगों ने, सदन के सभी सदस्यों ने, पूरे देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी माननीय सदस्यों ने हमारे पिछड़े क्षेत्र के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए हम लोगों का समर्थन किया, इस बात का समर्थन किया। माननीय मंत्री जी ने बोला है कि इस संकल्प को आप वापस लें, सरकार इसके लिए स्वयं चिंतित है और उन्होंने जो बात बोली, आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि इस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प बना करके इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं यही इस बात को मानते हुए और इस माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को मानते हुए इस संकल्प को इस उम्मीद के साथ वापस लेता हूं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जितने भी जल प्रबंधन की चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी उसको शीघ्रता में, वरीयता क्रम में पूरा किया जाएगा। ये अपना वापस लेकर के पुनः एक बार सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय जय भारत। चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार अगर इसके लिए सहमत हो जाती है कि जल का अंततः जल उनके हिस्से का जल है, अपने हिस्से के जल में से यदि वो उर्मिल बांध में पुनर्भरण के लिए राजी होते हैं तो हम निश्चित रूप से इसको जोड़ करके उसको भरवाने के लिए इस योजना के साथ में जोड़ने के लिए काम करें। The question is that leave be granted to Shri Kunwar Pushpen Singh Chandel to withdraw his resolution. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The member may withdraw his resolution. Chandel ji. Honorable members, item number 18, Shri Ranjit Sinha Hinduraj Nayak. No, वो है नहीं, चलिए. Honorable members, therefore I call Shri Ritesh Pandey to move his private member's resolution regarding welfare measures for Anganwadi workers and Anganwadi helpers. The time for discussion on this resolution has to be allotted by the House. If the House agrees 2 hours, for 4 hours? 2 hours. 2 hours may be allocated for the discussion on this resolution. Mr. Ritesh Pandey may begin his statement.